हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम अपनी टारगेट सेट की सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। ये हमारा 7th लेक्चर है। हमने इससे पहले सीक्वेंस के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो आज हम अपना रियल एनालिसिस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा सीरीज। आज हम सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, सीरीज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके की सीरीज रहती है हमारी, और भी बहुत सारी उनकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और जिसने इससे पहले सीक्वेंस वाला पार्ट नहीं देखा है, अगर कोई फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहा है, तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट है टारगेट सेट करके, आप उसे जाके देख सकते हैं। ये जो हमारी सीरीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारे HP सेट के बच्चों के लिए, हमारे CSIR नेट के बच्चों के लिए, हमारे IIT जैम वाले स्टूडेंट्स हों, चाहे हमारे गेट वाले स्टूडेंट्स हों। तो जिन भी बच्चों को हायर मैथमेटिक्स पढ़ना है वो इस सीरीज को देख सकते हैं। तो चलिए आज के अपनी सीरीज का 7th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने सीरीज टॉपिक स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सीरीज होता क्या है, कैसी होती है सीरीज, किस तरीके की देखी जाती है, किस तरीके की टर्म्स होती हैं सीरीज में, वो सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो सीरीज, सबसे पहले सीरीज होता क्या है, हमारे पास अगर कोई सीक्वेंस an है रियल नंबर का, देन जो हमारे पास एक्सप्रेशन है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an, इस तरीके से हम अपनी सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन रहती है सीरीज की। अब डेफिनेशन तो हो गया, लेकिन अब इसको देखेंगे कैसे। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके की सीरीज दिखती है, किस तरीके से लिखी जाती है। अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ 1/n², समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n², इस सीरीज को मुझे लिखना हो तो इसमें किस तरीके की टर्म्स आएंगी? तो इसमें किस तरीके की टर्म्स आएंगी बेटा? इसमें आ जाएंगी जैसे 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, इस तरीके से ये टर्म्स चलती जाएंगी। तो जब भी हम इस तरीके से सीरीज को लिखते हैं तो ये हमारी जो है सीरीज की रिप्रेजेंटेशन रहती हैं। जैसे हमें नेचुरल नंबर की सबसे सिंपल जो होती है हमारी नेचुरल नंबर की लिखनी हो, 1 टू इन्फिनिटी जाता है n हमारा, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 1 + 2 + 3 + 4 अप टू सो ऑन, अप टू n। तो ये इस तरीके से जब हम अपनी टर्म्स को लिखते हैं तो हम इनको सीरीज की तरह देखते हैं। अगर अब सीक्वेंस की टर्म्स कैसे लिखते थे हम? सीक्वेंस की टर्म्स कैसे लिखते थे? इनके बीच में हमारा क्या रहता था? कॉमा का साइन रहता था ना। अब सीरीज में किस तरीके का साइन आ रहा है हमारे पास? सीरीज में क्या आ रहा है हमारे पास? प्लस का साइन आ रहा है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, और समटाइम्स हमारे पास सीरीज होती है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की टर्म्स आती हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा किस तरीके से हम अपनी सीरीज को लिखते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो है हमारा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। अब ये पार्शियल सम क्या रहते हैं, इनको कैसे लिखते हैं? तो जो सबसे पहले जैसे हमारी सीरीज की रिप्रेजेंटेशन रहती है ना बेटा, जैसे मैं कोई ले लेती हूँ, मेरे पास सीरीज है रियल नंबर की, सेट ऑफ रियल नंबर है, ये मेरे पास रियल को बिलोंग कर रही है। तो हमारे पास वहां पे एक Sn एग्जिस्ट करेगा, जिसकी टर्म्स कैसी होंगी? a1 + a2 + a3 + अप टू सो ऑन, an वाली सारी टर्म्स उसमें कंटेन्ड होंगी। लेकिन इसकी टर्म्स को लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका है। जैसे S1 को कैसे लिखेंगे हम? a1, कुछ याद आ रहा है? ऐसी टर्म्स हमने पहले भी देखी है, सीक्वेंस में डिस्कस की है ना। S2 क्या आ जाएगा बेटा? a1 + a2। S3 क्या आ जाएगा? a1 + a2 + a3। हर बार एक टर्म ऐड होती जाएगी, जैसे S4 में 4 तक जाएंगे, तो इस तरीके से ये इंक्रीज होता रहता है। तो हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाता है जिसको मैं Sn से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये क्या आ जाता है बेटा? इसमें ये S1 भी आ जाएगा, S2 भी, S3 भी, S1 S2 S3 अप टू सो ऑन। ये जो सीक्वेंस बनता है हमारा Sn, ये हमारा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम रहता है। इसमें बेसिकली ये क्या रहता है, जैसे हमारे an की जो भी टर्म्स होती है ना, a1 a2 a3,
उन्हीं का ये सीक्वेंस बनता है। पर इसमें जो S1 वाली टर्म रहती है वो हमारा A1 रहेगा, S2 में हमारा A1 प्लस A2 आ जाएगा, S3 में हमारा A1 प्लस A2 प्लस A3 आ जाएगा, उसी तरह S4 में A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास आती रहती हैं टर्म्स और वो हमारा क्या हो जाता है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हो जाता है। अब ये तो रही बात डेफिनेशन की, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ बेटा, मैं ले रही हूँ 1/n, इसका मेरे को सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम लिखना है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं बेटा, पहली टर्म तो हमारे पास 1 ही आ जाएगी, A1, दूसरी टर्म क्या आ जाएगी मेरे पास 1, क्योंकि n 1/n को जब हम लिखते हैं तो ये n तो हमारा नेचुरल नंबर को अप्रोच करता है इन्फिनिटी तक। अब 1 पे 1 ही आता है, फिर अगर n की वैल्यू 2 आएगी तो ये 1/2 आएगा। तो ये अगर मेरे को इसका सेट लिखना हो तो वो कैसा आ रहा था, 1, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरीके की टर्म्स आ रही थी ना बेटा। तो लेकिन जब मैं इसका सीक्वेंस लिख रही हूँ सीरीज के लिए तो वो किस तरीके से आएगा, 1, ये आ गया हमारा S1 मतलब A1, S2 क्या आ जाएगा हमारे पास A1 प्लस A2। वेट मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ जैसे मैंने पीछे आपको समझाया, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई होप वैसे आपको इस तरीके से भी पता चल रहा होगा, क्योंकि अभी अब सभी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आपको अच्छे से पता है किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम। चलिए इसके लिए S1 क्या आ जाएगा बेटा, A1 जो कि क्या है हमारे पास 1, S2 क्या आ जाएगा हमारे पास A2 जो कि क्या है 1 प्लस 1/2, और S3 क्या आ जाएगा बेटा A1 प्लस A2 था ना, A1 प्लस A2 प्लस A3 आ जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, और इसी तरीके से हमारी टर्म्स चलती जाएंगी। तो हमारे पास इसको किस तरीके से लिखेंगे हम सीक्वेंस को, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बेटा हम 1 प्लस 1/2, जैसे मैं डायरेक्ट लिख रही थी, लेकिन आई थिंक अब आपको ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा कि मैंने उसको किस तरीके से लिखा था। तो ये आ गया हमारे पास सीक्वेंस, इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब अगर इसको जर्नलाइज करके मेरे को लिखना हो बेटा, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये किस तरीके की टर्म्स फॉर्म कर रहा है, ये सारी मिलके हमारे पास an की टर्म्स फॉर्म करता है ना। और अगर इसको मैं कंबाइन करके लिखना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा सीक्वेंस, मेरे पास क्या आ जाएगा समेशन 1/n, ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 1 प्लस 1/2 प्लस 3। जब मैं इसकी मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म लिखती हूँ तो ये मेरे पास किस तरह से आ रहा है 1/n, जो कि किसके इक्वल आ रहा है बेटा सीक्वेंस an के इक्वल। तो इस तरीके से जो हमारा पार्शियल सम रहता है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं ले रही हूँ अगर समेशन 1/n² ले रही हूँ तो इसमें किस तरीके की टर्म्स आ जाएंगे, आपको सीक्वेंस लिखना आना चाहिए। मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं आपको सीक्वेंस लिखना सिखा दूं, क्योंकि आगे ये हमारा यूज होने वाला है। तो जैसे पार्शियल सम का टॉपिक जो होता है ये इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए, तो हमें जो है वो पता होना चाहिए कि हम पार्शियल सम किस तरीके से अपनी सीरीज का लिखते हैं। जैसे 1/n² है तो फर्स्ट टर्म तो हमेशा बेटा 1 आएगी क्योंकि 1/1 रहती है। अब सेकंड टर्म जो हम सीक्वेंस की लिखेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, पार्शियल सम की लिख रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या आएगा 1, और उसमें उसकी नेक्स्ट टर्म 1/2 का स्क्वायर, फिर उसमें एक और टर्म ऐड हो जाएगी 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, और इस तरीके से ये चलता जाएगा, इस तरीके से ही कंटिन्यूटी में चलता जाएगा। तो जो मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म आ जाएगी हमारे पास वो क्या आ जाती है, वो हमारे an के इक्वल ही आ जाती है, जैसे 1/1 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। सो इस तरीके से हमने अपने पार्शियल सम को जो है वो रिप्रेजेंट करना है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए बेटा, क्योंकि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो भी हायर मैथमेटिक्स अभी चाहे ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं या आगे एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं, जैसे हमारा IIT जैम हो गया, नेट हो गया, गेट हो गया, सेट हो गया, NVHM हो गया, किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रेपरेशन कर रहे हैं तो वो इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो
उन तक शेयर कीजिए। अब इसके बाद हमारे पास क्या रहने वाला है बेटा? इसके बाद हमारे पास यहाँ से हमारे पास कुछ एक कोर रिजल्ट निकलते हैं। वो रिजल्ट क्या निकलते हैं बेटा? The nature of infinite series an is identical to the nature of its sequence of partial sum. अब ये इसके बोलने का क्या मतलब है बेटा कि अगर an हमारी कोई सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है, तो वो बिल्कुल किसकी तरह बिहेव करेगी? जो हमारे पार्शियल सम का सीक्वेंस होगा उसकी तरह बिहेव करेगी। और यहाँ पे पार्शियल सम के सीक्वेंस को हम कैसे लिखते हैं? एस एन क्या रहता है हमारा? a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सो ऑन an, यही रहता है ना? लास्ट में जनरलाइज्ड फॉर्म तो यही आती है हमारे पास। तो अगर ये जो समेशन an है ये इसकी तरह बिहेव करेगा, इसका मेन चीज मतलब क्या आ जाता है हमारे पास कि अगर ये पार्शियल सम कन्वर्ट्स कर रहा है तो ये भी कन्वर्स करेगी, डाइवर्स कर रहा है तो डाइवर्स करेगी। तो यहाँ से हमें एक क्लैरिटी मिल जाती है कि जो हमारी सीरीज होती है अगर हम उसके पार्शियल सम का सेट लिखें तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी सीरीज की तरह ही बिहेव करेगा। तो वहां से अगर इसकी हमने फाइंड आउट कर ली नेचर, तो वही नेचर हमारी जो है वो सीरीज की भी रहने वाली है। यहाँ से नेक्स्ट जो हमारा रिजल्ट निकलता है ये वही रिजल्ट आ गया बेटा, जैसे अगर मैंने अभी डिस्कस किया था ना कि अगर an कन्वर्स करेगा किसी लिमिट l को तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी कन्वर्स करेगा लिमिट l को। ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है बेटा कि अगर समेशन an कन्वर्स कर रहा है हमारा l को तो हमारा इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन लगेगी, एस एन सीक्वेंस भी हमेशा कन्वर्स करेगा l को। ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट रहता है ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको हमेशा ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन अगर ये एल को अप्रोच करेगा तो हो ही नहीं सकता कि एस एन किसी और टर्म को अप्रोच करे, या फिर अगर एस एन हमारे पास किसी टर्म एल को अप्रोच कर रहा है तो हो ही नहीं सकता कि जो हमारी सीरीज है वो किसी और टर्म को अप्रोच करे। ये जो रिजल्ट होते हैं ना बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे एमसीक्यू के लिए। तो आपने इन रिजल्ट्स पे मेन फोकस रखना होता है कि इन रिजल्ट्स को आपने इस तरीके से पढ़ना होता है कि ये आपके दिलो दिमाग में ही छप जाए, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना रहे जिसके रिजल्ट्स या इम्प्लीमेंटेशंस आपको एप्लीकेशंस आपको पता ना हो और एग्जाम में आप अपना क्वेश्चन गलत करके आ जाएं। मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि अगर हमारा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, अगर हमारा सीक्वेंस, ये सीक्वेंस ले लिया हमने पार्शियल सम का, अगर ये बेटा इन्फिनिटी को जा रहा है तो इसके लिए भी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होगी कि ये तब करेगा इन्फिनिटी को अप्रोच अगर हमारी सीरीज भी क्या कर रही है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। अब ये अप्रोच करेगी या डाइवर्स कर रही है, अगर अप्रोच करेगी इन्फिनिटी की ओर भागेगी तो वो डाइवर्जेंट ही बनेगी। तो इसीलिए थोड़ा वर्ड्स का अगर आगे पीछे हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। डाइवर्स करेगी क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि एक पॉइंट से ये इन्फिनिटी इस तरीके से भागती है, इन्फिनिटी की ओर भागती है। तो अगर ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो हमारा जो सीरीज है वो भी इन्फिनिटी भी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन रहेगा। अब ये दोनों रिजल्ट सेम ही है, बस ये पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए है और ये नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए है कि अगर एस एन हमारा नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी को जा रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के बेसिस पे हमारा जो सीरीज होगा वो भी नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर जाएगा, मतलब डाइवर्स करेगा, डाइवर्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी। क्लियर? आई थिंक आपको रिजल्ट क्लियर हो गए होंगे। अब जो बेटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा सम ऑफ द सीरीज का, वो रहता है हमारा टेलीस्कोपिक सीरीज, जर्नल सीरीज और रीमन इंटीग्रेशन। अब इन सबको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपनी टेलीस्कोपिक, रीमन इंटीग्रेशन तो अभी आगे डिस्कस करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले हम टेलीस्कोपिक सीरीज कर लेते हैं, इसके बाद हम जियोमेट्रिकल सीरीज भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
नेम सुन के घबराना नहीं है, टेलीस्कोपिक सीरीज। अगर आप डेफिनेशन को देखें बेटा, तो अगर ए एन बी अ सीरीज ऑफ रियल नंबर है हमारे पास, तो ए एन को हम किस तरीके से लिखेंगे? मैंने ए एन ले लिया बेटा, सीरीज ऑफ रियल नंबर। तो हमारे पास ए एन को किस तरीके से लिखा जाएगा? बी एन प्लस वन माइनस बी एन, जहां पे सीरीज के एलिमेंट किस तरीके से होंगे इसके ए एन के? बी टू माइनस बी वन, बी थ्री माइनस बी टू, बीच में प्लस का साइन होगा, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा बी एन प्लस वन माइनस बी एन। तो फिर ये किसके इक्वल आ जाएगी? जब मोस्ट जनरलाइज टर्म हम लिखते हैं तो इसको लिखते हैं, तो ये आ जाएगी बी एन प्लस वन माइनस बी वन। अब ये यहाँ पे बी एन माइनस प्लस वन और माइनस बी एन कैसे आ रहा है? इसको क्या कह देते हैं हम? टेलीस्कोपिक सीरीज कह देते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाता है? टेलीस्कोपिक सीरीज। लेकिन ये रिजल्ट कहाँ से आ रहा है? अब यहाँ पे तो अंत यहाँ पे लास्ट में बी एन था, तो ये बी वन कहाँ से आ रहा है? अब इस पे बेटों आप बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं इसको बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवाती हूँ ये कहाँ से आ रहा है। आई थिंक मैं यहीं पे डेफिनेशन के सामने ही इरेज करके आपको करवाती हूँ। अब आप इसको बड़े ध्यान से सुनना बेटा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब हमारे पास ये समेशन है बेटा, ए एन एन वन टू इन्फिनिटी जाता है हमारे पास। अब ये बोल रहा है कि ये बी एन वाली जो टर्म्स है वो किस तरीके से आएंगी। इसकी जो लास्ट टर्म कितनी आ रही थी हमारे पास, मैं लास्ट वाली को ही लेके चलती हूँ, बी एन प्लस वन माइनस बी एन, ये थी ना यहाँ पे, ये वाली इस तरीके से लिख रहे थे ना हम, तो ये कैसे आएगी इसके इक्वल, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो देखो बेटा इसमें किस तरीके की टर्म्स आ रही हैं, बी टू माइनस बी वन, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आ रही है, बी थ्री माइनस बी टू, फिर उसके नेक्स्ट टर्म क्या आ रही है, मैं नीचे को लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है सामने को लिखने के लिए। नेक्स्ट टर्म क्या आ रही है बच्चा हमारे पास, बी थ्री सॉरी बी फोर माइनस बी थ्री, फिर बी फाइव माइनस बी फोर, और इस तरीके से ये बढ़ती जा रही हैं, इस तरीके से ही बढ़ रही हैं। तो लास्ट में हमारे पास क्या बच रहा है, लास्ट में क्या बच रहा है हमारे पास बेटा, यहाँ पे क्या आ जा रहा है, बी एन माइनस वन, बी एन प्लस वन सॉरी, और यहाँ पे क्या बच रहा है, बी एन। इस तरीके से ये सीरीज आ रही है हमारे पास। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बी वन तो वैसे ही रह रहे, इस बी टू से ये बी टू कैंसिल हो जा रहे हैं क्योंकि साइन नेगेटिव नेगेटिव इस तरीके से कट हो जाएंगे ना बेटा, ये बी थ्री इसके साथ, ये बी फोर इसके साथ, ये बी फाइव यहाँ पे आगे बी फाइव आएगा उसके साथ। अब यहाँ पे इससे प्रीवियस में टर्म लिखूं बेटा, तो वो क्या थी, इससे प्रीवियस वाली टर्म लिखी जाए अगर, तो वो क्या थी, बी एन माइनस वन, यही टर्म थी ना। इससे प्रीवियस टर्म अगर हम लिखेंगे तो यहां से बी एन भी कैंसिल आउट हो जा रहा है। हमारे पास एट लास्ट टर्म्स कौन कौन सी बच रही है बेटा, और इससे प्रीवियस वाली में बी एन माइनस वन, दो ही टर्म बच रही है हमारे पास। एक तो आपकी बच रही है ये बी वन और किसके साथ, नेगेटिव ऑफ साइन के साथ, और एक आपके पास टर्म बच रही है बेटा ये बी एन प्लस वन। तो एट लास्ट जो हमारे पास ये चीज बन रही है, ये जो सीरीज बन रही है वो किसके इक्वल आ रही है बेटा, बी एन प्लस वन माइनस बी वन। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कहाँ से आ रही है टर्म, ये वाली जो टर्म है हमारी ये कहाँ से आ रही है, ये इस तरीके से आ रही है बेटा, क्योंकि बाकी की जितनी भी टर्म्स है हमारी वो आपस में क्या हो जा रही हैं, कैंसिल आउट हो जा रही हैं, और हमारे पास जो एंड रिजल्ट बच रहा है वो बच रहा है हमारे पास बी एन प्लस वन माइनस बी वन। अब ये बहुत ही डीप और बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाते हैं अगर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है, वरना तो डेफिनेशंस अगर मैं ऐसे डेफिनेशन ही पढ़ाती और आगे आप चल पड़ती या करवाती रहती क्वेश्चंस, तो आपको पता नहीं चलता कि ये एग्जैक्टली हो कैसे रहा है। और इसी अप्रोच से हम जो भी बेटा आगे क्वेश्चंस भी जनरलाइज करते हैं, क्वेश्चंस भी करते हैं सॉल्व, तो आपको पता होना चाहिए आई थिंक कि ये किस तरीके से टर्म्स आती हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये आपस में कैंसिल आउट होकर हमारे पास लास्ट में ये टर्म बच रही है, इसलिए हमारे पास ये जो समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जाता है हमारे पास बी एन प्लस वन माइनस बी एन है, ये इक्वल आ जाता है बेटा हमारे पास बी एन प्लस वन माइनस बी ऑफ
1 v1 के इक्वल। क्लियर? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। अब हम क्या करते हैं, इसकी कुछ एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाती हूँ बेटा। जैसे मेरे पास अलग कलर का पेन ले लेती हूँ, वेट, हाँ ये ले रही हूँ मैं। n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये एग्जाम्पल ले रही हूँ बेटा मैं, क्वेश्चन है काइंड ऑफ। मैं आपको ये करवा देती हूँ। इसमें टर्म्स क्या आ रही हैं, क्या टर्म्स, ओके, n+2 n 2n+1, वेट वेट वेट, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख देनी था, तो आपको पता ही चल जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं इसको। मेरे पास टर्म है बेटा 2n+1 अपॉन n² इंटू n+1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना हो आपने तो कैसे करेंगे? जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखे ना बेटा, तो आपने इसको कैसे करना है, पहले तो आपने हमें करना होता है, जैसे हमारी हमेशा से अप्रोच रहती है कि हमने इस n² को क्या करना होता है बेटा, एलिमिनेट करना होता है इसको। तो किस तरीके से किया जाए? अब अगर मैं इसमें क्या करूं, n² प्लस कर दूं और n² ही माइनस कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और मेरे पास नीचे क्या रहा है, तो यहाँ पे अगर इस टर्म को मैं जनरलाइज कर दूं और इसको कर दूं, तो कोई फर्क पड़ रहा है बेटा? नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं n+1 ऊपर ले आती हूँ तो मेरे लिए इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो ये क्या बन रहा है बेटा, अब a² प्लस b² प्लस 2ab, ये बन रहा है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, n+1 का होल स्क्वायर, मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। और साथ में क्या आ रहा है मेरे पास, माइनस ऑफ n²। नीचे क्या आ रहा है, n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको अलग अलग करके लिख लूँ, और साथ साथ में आपने मेरी तरह नहीं करना है, यहाँ पे समीशन भी लिख के चलना है। n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जा रहा है ये। अब मैं इसको अलग अलग करके लिख लूँ बेटा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर माइनस n² अपॉन n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर। यहाँ से n² कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ से n+1 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। तो मेरे पास जो फाइनल टर्म बच रही है बेटा, वो क्या बच रही है, 1 अपॉन n² माइनस 1 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर। यही टर्म बच रही है मेरे पास। यही टर्म बच रही है ना बेटा। अब मेरा n 1 टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो 1 अपॉन n है ये किसकी ओर भागता है, 1 की ओर, 1 अपॉन n²। तो यहाँ पे मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी, वेट, मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर। और ये टर्म सारी की सारी जब n 1 टू इन्फिनिटी जा रहा है, 1 टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये कहाँ जाएगी बेटा, किसकी ओर कन्वर्स करेगी, 1 की ओर, 1 पे ही जाएगी ना। ये इसकी वैल्यू कहाँ पे भागेगी, 1 पे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1 माइनस 1 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर मैंने कैसे लिखा, आ रहा है ना डाउट मन में कि कहाँ से लिख दिया मैंने, कैसे लिख दिया। अब चलो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, मैं आपको बताती हूँ इसका बेसिक मैंने इसको कहाँ से लिखा। इसका बेसिक आया हमारा टेलीस्कोपिक सीरीज से। हमारे पास टर्म क्या बच रही थी बच्चा, हमारे पास टर्म बच रही थी 1 अपॉन n² माइनस 1 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर, यही बच रही थी। तो हमारे पास यहाँ से मैं चल रही हूँ वैल्यूज पुट करती हुई, 1 टू इन्फिनिटी जा रहे हैं, तो मेरे पास टर्म्स क्या आ रही हैं, 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। इसी तरह ये चलती जाएंगी। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ रही है, 1 अपॉन n का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से पिछली टर्म क्या आ जाएगी, 1 अपॉन n²। तो अगर आप इसको देखें माइनस, तो ये सारी की सारी बेटा टर्म्स जो हैं कैंसिल आउट हो जाएंगी।
मेरे पास क्या बच रहा है, इधर से बच रहा है 1 और इधर से क्या बच रहा है मेरे पास -1/n+1 का होल स्क्वायर। अब आपको क्लियर हुआ कि मैंने वहां पे वो रिजल्ट कैसे लिख लिया कि ये 1 पे जाएगा और इसके इक्वल आएगा। तो ये किस तरीके से आया बेटा, यहां से आया ये 1 माइनस इस 1 के बाद -1/n+1 का होल स्क्वायर। इस टेलीस्कोपिक जो हमने सीरीज पढ़ी वहां से हमें ये रिजल्ट मिला बेटा। ये अब हमारा क्या है, समेशन n 1 टू इंफिनिटी जा रहा है। अब अगर यहाँ पे इंफिनिटी वाली वैल्यू करें तो ये तो हो जाएगा 0। तो ये कहाँ पे कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, आंसर क्या आ रहा है 1। 1 को ये अप्रोच कर रहा है ना, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 1। तो इस तरीके से आपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर आपको सीरीज पे क्वेश्चन आ रहा है, पार्शियल और इस टेलीस्कोपिक सीरीज पे आपको क्वेश्चन आ रहा है, तो आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास, ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब ये सीरीज किस तरीके की होती है, अगर आपको याद हो तो ये सीरीज किस तरीके की रहती थी, 1 + x + x² प्लस अप टू सो ऑन, इधर आगे वाली टर्म आएगी, पावर बढ़ जाएगी, इस तरीके से चलती जाती थी। तो इस टाइप की जितनी भी सीरीज होती हैं, जो भी टर्म्स इस टाइप में लिखी जा सकती हैं, वो हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज होती है बेटा। और इसकी हमारे पास कंडीशंस रहती हैं कुछ एक, ये कन्वर्स करती हैं बेटा जब हमारे पास x <1 रहे, डाइवर्स करेंगी बेटा हमारे पास जब x > 1 आ जाए, ऑसिलेट करती हैं बेटा हमारे पास, ऑसिलेट करती हैं जब x की वैल्यू क्या आ जाए हमारे पास -1, तब हमारी फाइनाइटली ऑसिलेट करती हैं। और इनफाइनाइटली ऑसिलेट कब करती हैं, जब x <-1 आ जाए। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ये आपको पढ़ लेने, ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से पता चल जाता है कि कन्वर्स कर रही है या डाइवर्स कर रही है। और अगर कन्वर्स और डाइवर्स की भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कन्वर्स के लिए हमेशा बेटा <1 होनी चाहिए। अगर इक्वल भी आ गई x की वैल्यू या 1 से बड़ी आ गई और 1 के इक्वल भी आ गई, x = 1 भी आ गया, तो ये क्या कर जाएगी, डाइवर्स कर जाएगी। ऑसिलेटिंग के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, +1 के लिए तो हमारी कंडीशंस आ गई। ऑसिलेटिंग के लिए बचा हमारे पास फाइनाइटली ऑसिलेट करेगी जब एग्जैक्ट x की वैल्यू इक्वल आ जाएगी -1 के, और इनफाइनाइटली ऑसिलेट करेगी जब -1 के इक्वल आ जाएगी। ये मैंने आपको करवा दी ज्योमेट्रिक सीरीज, वैसे ज़्यादा इस पे हमें नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में अटक गया क्वेश्चन इसी से, तो आप कैसे करेंगे सॉल्व, तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्ट यही कंडीशन इसी तरीके से लिखी जाती है कि कोई भी सीरीज दे दी गई होगी तो नीचे उसका आंसर से कोई मतलब नहीं होता है कि उसको सॉल्व करके क्या, उसको ये बोला होता है कि कन्वर्स कर रही है, अगर वैल्यू इतनी है और इतनी है, ये 4 ऑप्शंस दे दी, मानो ये 4 ही ऑप्शंस दे दी। अब यहाँ पे किसी एक में =2 की जगह चेंज कर दिया, << कर दिया, तो आपको इन्हीं में से बोला गया है कि चूज कीजिए कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। तो इसीलिए ये रिजल्ट्स जो हैं वो हमें पता होने चाहिए। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताइए कि आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है या नहीं, और कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है ये ज़रूर बताइएगा बेटा, क्योंकि फिर हमारे को आइडिया हो जाता है कि हमें आपको कौन सा टॉपिक फिर से करवाना है। हम फिर से करवा देंगे वो टॉपिक जिसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी। नेसेसरी कंडीशन क्या आ जाती है कन्वर्जेंस के लिए हमारे पास बेटा, अगर कोई सीरीज है एन, वो कन्वर्स करेगी, तो कब कन्वर्स करेगी, जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन जो है वो इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। अगर वो 0 की इक्वल आ रही है तो वो क्या करेगी, कन्वर्स करेगी। अगर एन 0 के अप्रोच कर रहा है, इज नॉट सफिशिएंट टू एंश्योर कन्वर्जेंस ऑफ एन, ठीक है। अब 0 की इक्वल आ जाए तो ये जरूरी ही नहीं है कि वो हमारी कन्वर्स ही करें, क्योंकि इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल लें 1/n का, अब इसके लिए करते हैं जब हम लिमिट n 1 टू इन्फिनिटी जा रही है 1/n की, तो ये तो हमें पता है 0 पे चला जाता है, 0 पे भागता है, बट ये तो कन्वर्स नहीं करता है, ये तो डाइवर्जेंट है ना, ये डाइवर्स कर देता है। तो ये नेसेसरी कंडीशन है बेटा कि होना चाहिए, पर सफिशिएंट कंडीशन नहीं है।
सिर्फ यही एक कंडीशन नहीं देखनी होती है हमें कन्वर्स के लिए। अब जो एक और कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन, कि अगर ये इक्वल्स टू 0 नहीं आया, अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया, तो वो कन्वर्स नहीं करेगा। और जो लास्ट वाली हमारी कंडीशन है वो क्या बोल रही है? लास्ट वाली कंडीशन बोल रही है बेटा कि हमारी सीरीज जो है, अगर वो नॉन नेगेटिव टर्म की है, मतलब पॉजिटिव टर्म वाली जो सीरीज है हमारी, वो कन्वर्स कब करेगी? इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है हमारे पास कि जो पार्शियल सम है वो बाउंडेड सीक्वेंस होना चाहिए। अब यहाँ से आपको याद आ रहा है, अगर पार्शियल सम बाउंडेड सीक्वेंस होगा बेटा तो वो कन्वर्जेंट होगा। और हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर हमारा एस एन कन्वर्जेंट है, इफ एंड ओनली इफ, देन हमारे पास जो सीरीज है वो क्या आ जाएगी? कन्वर्जेंट आ जाएगी। तो ये वही बोल रहा है, बस थोड़ा घुमा के बोल रहा है कि बाउंडेड होना चाहिए, क्योंकि कुछ एक हमारे पास सीक्वेंस है वो बाउंडेड नहीं होते हैं। हमारे पास बाउंडेड तो होते हैं पर कन्वर्जेंट नहीं होते हैं। जैसे -1 और 1 आता है हमारे पास, किसकी? -1n। हमने अभी हमारा फेवरेट एग्जाम्पल बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम, वो -1 to 1 के बीच में ही लाई करता है, तो ऑसिलेट करता रहता है। ये वाला सीक्वेंस बेटा, ये -1 और 1 के बीच में बाउंडेड तो है, बट ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो जो कंडीशन है पार्शियल सम के लिए वो बाउंडेड होना ही चाहिए, जरूर से बाउंडेड होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट। अब ये मैं टर्म्स जो वो कॉची फर्स्ट थ्योरम भी और सेकंड थ्योरम भी आपको करवा देती हूँ। वैसे उसी की तरह सेम आती है, इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करवा रही हूँ बेटा। डायरेक्ट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है। अगर हमारा ए एन सीरीज ए एन हमारी एल को कन्वर्स करेगी, तो वहाँ पे जो हम वी एन फॉर्म करते हैं, हमें एक वी एम फॉर्म करना होता है, इसलिए मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, हम एक बी एन सीक्वेंस फॉर्म करेंगे जो किसके इक्वल होगा बेटा? वो होगा हमारा, वेट इसको मैं इरेज कर लेती हूँ, वो होगा हमारा 1/n इंटू a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन an। ये भी हमारा क्या करेगा? ऑल्सो कन्वर्जेस टू l। ये भी हमारा l को कन्वर्स करेगा। सीधी सिंपल बात कि अगर हमारे पास कोई an दी गई है सीरीज, तो वो l को कन्वर्स कब करे? l को कर रही है कन्वर्स और कन्वर्जेंट है, तो bn हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस आएगा, ऐसा सीक्वेंस हम फॉर्म करेंगे जो किस इस फॉर्म में होगा, पर वो भी किसको कन्वर्ट करेगा? हमारे एल को। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ बेटा, आपको क्लियर हो जाएगा ज्यादा। अब हमारे पास अगर सीरीज कोई दी गई है n⁻1/n, इस तरीके की सीरीज दी गई है, तो हमें सबसे पहले क्या फॉर्म करना होता है? एक bn फॉर्म कर लेते हैं। तो हम bn फॉर्म कर लेते हैं। हम ले लेंगे किस टाइप में होता है bn? हम लेंगे n स्क्वायर का, a1 आ गया मेरे पास 1 n स्क्वायर के लिए, और यहाँ पे आ गया 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू सो ऑन। इसी तरीके की टर्म्स आती है ना बेटा? n⁻1/2 1/n लिख के लिखते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमने एक कॉशी में किया था ना, सीक्वेंस वाली में, कि n⁻1/n वाली फॉर्म आती थी, तो बस बेटा उसी के लिए लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इस तरीके से लास्ट में टर्म क्या आ जाएगी? n⁻1/n, यही टर्म आएगी हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास an क्या बन जा रहा है? वो किसके इक्वल बन जा रहा है? ये तो आ रही है हमारी n टर्म्स, और n रेज टू पावर क्या आ रहा है हमारे पास? 1/n। अब अगर हम लिमिट कर दें, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी करें, तो n⁻1/n कहाँ भागता है? कहाँ जाता है ये? हमारे पास कहाँ जाता है ये? 1 की ओर। तो अगर ये कन्वर्स कर रहा है 1 की ओर, देन हमारे पास जो ये bn वाली टर्म है, ये वाली bn भी कहाँ कन्वर्स करेगा? ये भी कहाँ करेगा? 1 को कन्वर्स, किसके? बाय कॉची थ्योरम। कॉची फर्स्ट थ्योरम के थ्रू के कहाँ कन्वर्स करेगा? 1 पे, क्योंकि an कहाँ जा रहा था? 1 पे, कन्वर्जेंट बन रहा था, 1 पे जा रहा था,
तो ये बी एन भी जो हमने ये लिया था ये भी कहाँ जाएगा हमारा 1 के ऊपर ही कन्वर्स करेगा। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास? कॉची सेकंड थ्योरम है हमारे पास। अब कॉची की सेकंड थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई सीक्वेंस ए एन है पॉजिटिव टर्म का, तो यही कंडीशन होती थी ना कॉची की हमारे पास, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन रेज टू पावर 1 बाय एन, यही पढ़ी थी ना बेटा। ये कहाँ जाएगा? एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ रहा है कुछ याद? अभी तो पढ़ा है 1-2 दिन पहले। ए एन यही कंडीशन होती थी हमारे पास, तो सीरीज में भी सेम यही कंडीशन रहती है बेटा, नो डिफरेंस। जैसे अगर मैं सीरीज की बात कर रही थी, एन अप्रोच करा इन्फिनिटी को, तो ये इस तरीके से आ रही थी, तो हमारे पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कहाँ जाएगी? एन प्लस 1 अपॉन एन। इसी में इस तरीके से वैल्यू पुट करते थे ना, तो ये कहाँ जा रही है? 1 अपॉन एन, 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट आते हैं हमारे पास बेटा टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। आई थिंक टेस्ट कल करवाएं, आज इतने काफ़ी बेसिक, चलो करवा लेते हैं, पी टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। अब कन्वर्जेंस टेस्ट करनी हो तो कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहला टेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी सबसे बेसिक टेस्ट रहता है हमारे पास पी सीरीज टेस्ट। इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। अगर कोई पॉजिटिव टर्म की सीरीज है हमारे पास 1 अपॉन एन रेज़ टू पावर पी वाली फॉर्म में, जिसे हम हार्मोनिक सीरीज भी बोलते हैं वैसे, अगर इस टाइप की कोई सीरीज है जिसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 रेज़ टू पावर पी, 2 रेज़ टू पावर पी, 1 अपॉन 3 रेज़ टू पावर पी, अप टू सो ऑन 1 अपॉन एन रेज़ टू पावर पी, इस तरीके से चलती जाएगी। अगर इस तरीके की सीरीज है तो ये कब कन्वर्स करेगी? कन्वर्स इफ पी अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्स करेगी, इक्वल नहीं आना चाहिए, ग्रेटर देन 1 हुआ तभी कन्वर्स करेगी। अगर पी हमारा लेस देन और इक्वल टू 1 आए तो क्या करेगी बेटा? डाइवर्स करेगी। अगर p इक्वल 1 भी आ गया तो भी क्या करेगी? डाइवर्स करेगी। बस p हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तब ही ये कन्वर्स करेगी। तो चलो इसको मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करवाती हूँ। जैसे बेटा अगर मैं सीरीज के एग्जांपल ले रही हूँ, मेरे पास सीरीज आ रही है 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन रेज टू पावर 3/2, ये मेरी सीरीज है। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं हमारी पी टेस्ट से। पी टेस्ट लगा रहे हैं हम, तो पी टेस्ट लगाएंगे तो इसको कंपैरिजन कर लेते हैं 1/3/2। तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो वहां पे किस तरीके की फॉर्म होती थी? 1 अपॉन एन रेज टू पावर पी, इसी की तरह से होती थी ना। तो यहाँ से ये वैल्यू कंपैरिजन से हमें इक्वल मिल जाएंगी। तो पी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 3/2, और 3/2 किसके? 1.5 अब आ रहा है ना 1 से, तो पी की वैल्यू क्या आ रही है? ग्रेटर देन 1। तो सीरीज क्या होगी? सीरीज हमारे पास क्या आ जाएगी? 1 अपॉन एन रेज टू 3/2 इज कन्वर्जेंट। कैसी सीरीज आ गई है हमारे पास? कन्वर्जेंट। सीरीज क्या करेगी? कन्वर्स। जस्ट आपने पी की वैल्यू देखनी है, आपने इसको क्या कर लेना है बेटा? इसको कंपेयर कर लेना है 1 अपॉन एन रेज टू पावर पी से, इसको कंपेयर कर लेना है आपने, तो आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी और वहां से आप इजीली बता सकते हैं कि ये जो वो हमारी कन्वर्जेंट है सीरीज। चलो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। समेशन 1 टू इन्फिनिटी जा रहा है हमारे पास, और क्या रही है वैल्यू हमारे पास? 1 अपॉन एन रेज टू पावर 1/2। अब ये ले लेते हैं, अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ रही है बेटा मेरे पास? 1/2 यही आ रही है, और ये क्या आ जाएगी? 0.5 विच इज लेस देन 1। अब p इज लेस देन 1 विच इंप्लाइज डाइवर्जेस, तो हमारी सीरीज n 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन रेज टू पावर 1/2 क्या करेगी? डाइवर्जेस। क्या करेगी बेटा? डाइवर्स करेगी। पी टेस्ट इजी रहता है, बस अगर आपको पता हो। एग्जाम में जब भी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, अगर एन रेज टू पावर पार में कोई आ रहा है वैल्यू, तो आप सीधा चले जाइए चुपचाप पी टेस्ट के थ्रू, और आप इजीली पता लगा सकते हैं कि सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है
या डाइवर्जेंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कंपैरिजन टेस्ट है बेटा, जिसमें हम कंपेयर करते हैं। अगर हमारे पास समेशन ए एन कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है, इसके दो टाइप होते हैं, दो कंडीशंस मान लो या दो टाइप मान लो कि दो टाइप से इसको देखते हैं, कन्वर्जेंट के लिए, डाइवर्जेंट के लिए। अगर हमारी ए एन लेस देन इक्वल टू सी एन आ जाती है, फॉर एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट, जहां पे ये कोई फिक्स्ड इंटीजर होता है, एन नॉट क्या रहता है हमारे पास, फिक्स्ड इंटीजर। अगर ये आ जाती है हमारे पास ए एन लेस देन सी एन, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा कि अगर सी एन कन्वर्स करेगी तो हमारी ए एन भी कन्वर्स करेगी। बेसिकली आप ऐसे मान के चलो बेटा कि ए एन कोई छोटी सीरीज हो गई और सी एन कोई बड़ी सीरीज, उससे हमने कोई बड़ी एक सीरीज ले ली। अगर वो बड़ी वाली सीरीज हमारी कन्वर्स कर रही है तो छोटी वाली भी कन्वर्स करेगी, यानी कि बड़ा भाई, अगर वही बात आ गई, कुएं में कूदने जा रहा है तो छोटा भी पीछे पीछे जाके कुएं में कूद जाए, दोनों क्या करेंगे, कन्वर्स करेंगे। ये रहती है हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड की बात कर लेते हैं बेटा। सेकंड क्या रहेगा हमारा कि अगर ए एन हमारे पास लेस देन सी एन आ जाता है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट, जो कि हमारा एक फिक्स्ड इंटीजर है, तो समेशन ए एन कब डाइवर्स करेगी, डाइवर्जेस, अगर ए एन डाइवर्स होगी हमारी तो हमारे पास सी एन भी क्या होगी, डाइवर्जेंट। अगर ए एन डाइवर्स करेगी तो हमारी सी एन भी क्या करेगी, डाइवर्जेंट। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा कि नॉन नेगेटिव सीरीज होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव टर्म्स होनी चाहिए हमारे पास। ये मस्ट कंडीशन है कि नॉन नेगेटिव टर्म्स होनी चाहिए। अगर नॉन नेगेटिव टर्म्स नहीं हुई तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा, और अगर हमारे पास नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं तो ये रिजल्ट होल्ड करेगा कि अगर सी एन डाइवर्स है तो ए एन डाइवर्स, अगर सी एन कन्वर्स है तो ए एन कन्वर्स, अगर ए एन डाइवर्स तो सी एन डाइवर्स। तो इस तरीके से हमारी ये कुछ एक कंडीशंस रहती हैं जिनको चेक करके हम बता सकते हैं कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। आई थिंक मैं आज के लेक्चर को थोड़ा शॉर्ट ही रख रही हूँ, यहीं पे एंड कर रही हूँ। कल के लेक्चर में क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट के मेरे को बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करने हैं, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि पी टेस्ट तो थोड़ा इजी रह जाता है। अब कंपैरिजन वाले में भी हमने अच्छे से करना है क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपैरिजन वाले से निकल जाता है हमारा आंसर। तो अभी टाइम लग जाएगा काफ़ी, और आई थिंक आज लेट भी काफ़ी हो गया है, तो यहीं पे एंड करते हैं सेशन को। कल यहीं से कंपैरिजन टेस्ट से ही स्टार्ट करेंगे, इसके एग्जांपल्स भी अच्छे से करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और बाकी के टेस्ट भी डिस्कस करेंगे। तो अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, अब तक तो आपने कर भी दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक और हमारे साथ बने रहना है इस जर्नी में। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, ज़्यादा ना बोलते हुए। मिलते हैं आपसे कल नए लेक्चर के साथ, हमारा 8th लेक्चर रहने वाला है, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए अपना भी ध्यान रखिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।